हेलो। तो चलिए मेरे दोस्तों, जहाँ से हम लोग छोड़े थे उस सेट का सॉल्यूशन वही से जो है स्टार्ट करते हैं। और 116 तक हो गया था, तो 117 से हम लोग शुरू करेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ताकि आप उसे देख लेंगे। तो लिखा है कि एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है। यदि वह इतना ही रुपये में 4 किताबें और खरीदे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो 80 रुपया में कुछ किताबें जो है खरीदता है। 80 रुपया में कितना किताब खरीदता है मुझे नहीं पता है, मान लिया जाए कि n किताब खरीदता होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि उतना ही रुपया में वो 4 किताबें और अधिक खरीदना चाहता है। यानी उसके पास पैसा तो 80 रुपया है, लेकिन किताब जो है पहले n किताब खरीदता था, तो अब उससे जो है 4 किताब ज़्यादा खरीदना है, ठीक है। तो अगर इतना ही रुपया में किताब ज़्यादा खरीदने हैं तो इसका मतलब किताब सस्ता होना चाहिए। अगर किताब आप ज़्यादा खरीद रहे हैं, पैसा उतना ही लेकर मार्केट जा रहे हैं, तो किताब सस्ता होना चाहिए। तो कहता है प्रत्येक पुस्तक की कीमत जो है 1 रुपया हो गई, नहीं 1 रुपया कम हो गई, यहाँ होना चाहिए 1 रुपया कम हो गई। तो 1 रुपया जो है कम हो गया। अब आप देखिएगा गौर से, तो पहले 80 रुपया में n किताब खरीदता था, तो पहले तो महंगा था, अब जो है किताब सस्ता हो गया है। तो हमें दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना होता है इक्वल। तो अभी तो ये इक्वल है नहीं। ऐसे अगर आप देखिएगा तो 80 में अगर n+4 से भाग दीजिएगा और 80 में n से भाग दीजिएगा, तो किसका वैल्यू बड़ा होगा? नीचे जितना बड़ा रहेगा उसका वैल्यू उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। जैसे 80 रुपया में 80 आदमी को बांटिएगा तो 1 पड़ेगा, और 80 रुपया में 20 आदमी को बांटिएगा तो 4 पड़ेगा। तो नीचे वैल्यू छोटा होने से इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमें ये भी देखना होगा कि दोनों में बड़ा कौन है। दोनों में अगर हम आपसे पूछे कि बड़ा कौन है, ये बताइए। 80/n+1 बड़ा है कि 80/n बड़ा है? तो आप बोलेंगे 80/n जो है बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि इधर ज़्यादा से भाग देंगे तो उसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। और दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1। ये भी 1 रुपया का ही, एक किताब का ही रेट है, ये भी एक किताब का ही रेट है, लेकिन नया रेट है, ये पहले वाला रेट है। अब आपको करना क्या है, सिंपली देखना है कि इसको सोल्व करिएगा तो क्वाड्रेटिक चला जाएगा, टाइम ले लेगा। तो आप बाई ऑप्शन चल जाइए। तो अगर 18 आप रखिएगा तो 18 से तो 80 कटता भी नहीं, तो इसको चेक भी पहले नहीं करेंगे, 16 से चेक कर लेते हैं। तो 16 किताब अगर पहले खरीदता होगा तो 16×5 = 80, यानी 5 रुपये किताब पड़ रहा होगा। अब 16×4 = 20 किताब अगर 80 रुपया में खरीद रहा होगा तो 20×4 = 80, यानी 4 रुपये किताब। तो बिल्कुल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। यानी पहले 5 रुपये पर किताब मिलता था, अब जो है 1 रुपया कम हो गया, यानी 4 रुपये पर किताब मिल रहा है। तो बिल्कुल सही है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको करना, हाँ, ऑप्शन से ही कर लेना है इसको, ये इतना बनाने की भी ज़रूरत नहीं था। जैसे 80 रुपया था, 16 डायरेक्ट समझते, 16×5 = 80, यानी 5 रुपये किताब। अब क्या है, वो 4 किताब और ख़रीदना चाहता, यानी 16×4 = 20, तो 20×4 = 80, यानी अब एक किताब का रेट आ रहा है कितना, 4 रुपये, और पहले आ रहा था 5। अंतर एक का आ रहा है कि नहीं? तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, 1 रुपया हो गई, वो नहीं, 1 रुपया कम हो गई। जिसे हम लोग क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन बनाते रहते हैं तो पता चल जाता है। आगे देखिए, इसको समझिए। वृत्ताकार नली के बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 12 cm और 10 cm है। व्यास रहेगा तो उसे त्रिज्या निकाल लीजिए। तो 12 के आधा कितना हो जाएगा, 6 cm, और अंदर वाला त्रिज्या हो जाएगा कितना, 10 के आधा 5 cm। उसकी लंबाई जो है 16 cm है, लंबाई यानी हाइट, वो कितना दे रखा है, 16 cm। तो कह रहा उसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। कभी भी दो त्रिज्या दे दे और हाइट की बात करें तो वो जो होता है एक खोखला बेलन होता है, जिसको होलो सिलेंडर बोलते हैं। तो खोखला बेलन के अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लिया जाए कि ये सिलेंडर है, अगर ये सिलेंडर है और इसके मुझे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो ये इस तरह से रहा होगा, ठीक है। खोखला बेलन है तो ऐसा रहा होगा, इस तरह से। अगर वो इस तरह से रहेगा और मुझे टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये बाहर वाला पृष्ठ दिख रहा है, ये वाला, और ये भी बाहर वाला दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि बाहर वाले जो
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 पाई बड़ी आर एच, फिर अंदर वाला सतह में आइएगा तो 2 पाई छोटी, सिर्फ आर में चेंज होगा, पाई एच तो वही रहेगा। अब प्लस, अब इसका एरिया कैसे निकालिएगा, तो अगर इस छल्ला का एरिया हम आपसे पूछे रिंग का एरिया, तो ये बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर वाले सर्कल के एरिया में अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या करिएगा माइनस, तो पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। और यही काम यहाँ करिएगा तो इसमें 2 से गुना करिएगा। ये होता है पूरा फॉर्मूला, लेकिन आपको स्टैंडर्ड करके मैं दे देता हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ अगर देखिएगा तो इसमें थोड़ा सा देख दीजिए, 2 पाई अगर कॉमन ले लीजिएगा और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। इस तरह से हमने 2 और पाई को साइड कर दिया। अब ये पूरा में अगर देखिएगा कि ये दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे ये दोनों में 2 पाई एच कॉमन है। अगर 2 पाई एच कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा, 2 पाई एच कॉमन ले लीजिएगा तो बड़ी आर बचेगा, यहाँ छोटी आर बचेगा, और ये है 2 पाई और ये है बड़ी आर प्लस छोटी आर, और बड़ी आर माइनस छोटी आर। फिर से आप कॉमन इससे निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। अगर दोनों टर्म में हम आपसे कॉमन पूछें तो बताइए क्या कॉमन होगा, तो आप बोलेंगे 2 पाई और आर प्लस आर, इतना कॉमन निकाल लेंगे। और उसके बाद 2 पाई और आर प्लस आर निकाल लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, एच बचेगा, आई निकल जाएगा तो यहाँ आर माइनस आर बचेगा। आपको इतना नहीं करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है जो नीचे हमने लिखा, यानी फाइनली फार्मूला क्या निकल गया, 2 पाई बोलिए आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर, यही होता है होलो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। तो आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट आप वैल्यू यहाँ पुट करिएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 पाई आर प्लस आर करिए तो 6 या 5 11 हो जाएगा, और यहाँ एच का वैल्यू कितना है 16, और आर माइनस आर करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1। तो 16 1 17, 17 दूना 34, 34 गुना 11 340, और 34 374, यानी टोटल आ जाएगा 374 पाई स्क्वायर सीएम, जो भी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या था, अगर याद रहता तो इतना निकालने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन निकालने के लिए भी आना चाहिए, ठीक है। हाँ, आयतन में तो आसान होता है, बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन माइनस, मेन ये वाला सबसे लंबा फार्मूला होता है। तो ये वाला जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इसको पढ़िए। एक रस्सी वर्ग के आकार में है और एस वर्ग सीएम उसका क्षेत्रफल है। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल एस सीएम है तो उसका भुजा कितना होगा, अगर ये वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल एस है तो उसका भुजा हो जाएगा रूट एस, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका आपने साइड निकाल लिया रूट एस। अब क्या कहता है, यदि उसी रस्सी को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, मतलब इसी रस्सी को किस रूप में मोड़ दिया जाए, तो इस रस्सी को अगर वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। अगर यही रस्सी को आप वृत्त के रूप में मोड़ रहे हैं तो इसका जो परिमाप होगा ना, इसका जो परिमाप होगा इसके परिधि के बराबर करेगा। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो 4 इंटू साइड क्या है रूट एस, और वृत्त का परिधि क्या होगा 2 पाई आर। तो 2 से 2 यहाँ से काट दीजिएगा तो यहाँ से रेडियस कितना निकल जाएगा, तो 2 रूट एस बटा पाई निकल जाएगा। जब यहाँ से रेडियस निकल गया तो आगे क्या करेंगे आप, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई या इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 2, और रूट एस का स्क्वायर एस। अब पाई का स्क्वायर को आप पाई गुना पाई 2 बार लिख सकते हैं, हाँ 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक, बहुत अच्छा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट एस का स्क्वायर तो एस ही रहेगा, तो ये पाई से पाई कट जाएगा। तो क्या आ गया बताइए, पाई आर, अच्छा ये तो निकल गया ना, तो ये आ गया 4s बटा में कितना पाई, यानी जो वृत्त का जो क्षेत्रफल बनेगा वो 4s बटा में पाई, इसमें तो है नहीं तो आपका डी ही हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इसमें करना क्या था, सिंपल था, पहले ये वर्ग था उसको आपने सर्कल बनाया, तो इसको मोड़ करके जब आपने सर्कल बनाया तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो भी बाउंड्री होगा यही बाउंड्री यहाँ बन रहा होगा।
तो इसका जो परिमाप होगा इसके परिधि के बराबर होगा। तब परिमाप होता है 4 इंटू साइड और परिधि होगा 2 पाई आर। तो यहाँ से आपने रेडियस निकाल लिया, सोल्व करके रेडियस निकाल लिया 2 रूट एस बटा पाई। अब क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, रूट एस का स्क्वायर एस, अब पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये कट गया 4s बटे पाई बच गया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर ऑप्शन जो है डी में आता है, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट रहना है कि जो हम बना रहे हैं बिल्कुल सही है। आइए इसको देखिए, पढ़िए क्या बोला जा रहा है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। इसके एक कोने में 14 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा को बांध दिया गया है। यह घोड़ा अधिकतम कितना क्षेत्रफल चढ़ सकता है। घोड़ा जब भी कोना में बांधेगा तो वो त्रिज्य खंड के बराबर एरिया में चढ़ता है घास। तो यहाँ पे सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 14 मीटर लंबी रस्सी है, जो रस्सी की लंबाई होगा वही त्रिज्या होगा, और आयत रहे या वर्ग रहे, एंगल तो वहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब खाली त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, या 90 डिग्री रहेगा तो उतना भी करने की जरूरत नहीं है। वृत्त का चतुर्थांश होता है, और चतुर्थांश का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। बस इतना ही आपको करना है, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। पाई के जगह 22/7 और आर स्क्वायर यानी 14 गुना 14। तो काटिए, 7 से 7 दूना 14, 2 से 2 दूना 4, 62 54 से 154 स्क्वायर मीटर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे 121, इसको आज ख़त्म कर देंगे। पढ़िए, करा एबीसी में रेखा आर एस बीसी के समांतर खींचा गया है ना, जबकि बिंदु आर एस क्रमशः ए बी और ए सी पर है। यदि ए बी बराबर 4AR है तो त्रिभुज ए आर एस के क्षेत्रफल का त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल से अनुपात बताइए। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, तो मैंने ए बी सी एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। उसके बाद समझिए, रेखा आर एस बी सी के समांतर खींचा गया है। आर एस जो है बी सी के समांतर खींचा गया है, जबकि बिंदु आर एस क्रमशः ए बी और ए सी पर है। आर जो है ए बी पर है और एस जो है ए सी पर है। बहुत अच्छा। ए बी बराबर कितना दिल है 4AR। तो AR को कुछ मान लीजिए, AR अगर x रहेगा तो हमारा ए बी 4AR होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो ये वाला 3x हो जाएगा पार्ट, ठीक है। क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप होगा। समरूप कैसे होगा, क्योंकि ये अगर समांतर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा संगत कोण से, और ये एंगल इसके बराबर होगा संगत कोण से। दो ही एंगल से तो समरूप होता है, और जब भी समरूप होगा तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, माध्यिका रहेगा तो उसके भी वर्ग के बराबर होता है। तो भुजा से अगर कभी भी क्षेत्रफल जाना है तो भुजा का आप स्क्वायर कर दीजिए सिंपली, बस। तो जैसे क्षेत्रफल चाहिए, ए आर एस का क्षेत्रफल बताइए, तो ए आर एस का कोई एगो साइड आप पकड़ लीजिए, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। फिर कह रहा है कि बताइए ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल का साइड एगो पकड़िए 4x, 4x का स्क्वायर करिए। ये तो वैसे भी कट ही जाना है, यानी रेशियो आ जाएगा 1 और 16। तो इस तरह से आपको कर लेना है। हाँ, कभी भी ऐसा देख लीजिएगा कि अगर मान लिया जाए कि भुजा का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, या क्षेत्रफल का दे दिया और आपसे माध्यिका का अनुपात पूछ ले, माध्यिका का पूछ ले, भुजा का पूछ ले, परिमिति का पूछ ले, ये सब का रूट कर देना है। तो क्षेत्रफल से भुजा परिमिति के पास आना रहेगा तो रूट कर देंगे, और भुजा परिमिति या माध्यिका से क्षेत्रफल के पास जाना रहेगा तो स्क्वायर कर देंगे, तो फास्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। हाँ, अब इसको आप बनाने लग जाइएगा तो आपको काफ़ी फैक्टर वगैरह निकालने में टाइम लग जाएगा, तो बेहतर होगा कि आप वैल्यू पुट करके इसको बनाइए। वैल्यू ऐसे तो सबसे आसान होता है कि हम एक एक रख लें, तो एक एक रखने से क्या होता है ना, कई बार ऑप्शन मैच कर जाता है, दो दो ऑप्शन। लेकिन आप 2-3 रखते हैं
1 2 रखते हैं, मैंने अलग अलग वैल्यू रखिएगा तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आप अलग अलग वैल्यू भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू बोलिए, ज़्यादा पावर तो लगता है x में दिख रहा है, x में, y में भी तो है ही, y में है। ऐसा करता हूँ x के जगह 2 रख लेता हूँ और y के जगह क्या रख लूँ, 1 रख लूँ। अच्छा 2 1 रखने से पहले देख लेना क्या 2 ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है। अगर आप 2 रखिएगा y के जगह 1 रखिएगा ना, x के जगह 2, तो 2 और 2 4 और 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये तो 4 बन रहा है। यहाँ पर देखिए x के जगह 2 रखिए और y के जगह 1 रखिए, तो ये तो 0 बन जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ x के जगह 2 रखिए और y के जगह 1, तो 2, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना होता है, अगर 2 ऑप्शन आपको बाद में मैच कर जाएगा तो दिक्कत होगा। ये तो बना देवे करेगा सही, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन आके मैच कर जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें देखना होता है कि कुछ डिफरेंट वैल्यू लेना होता है। जैसे आप 2 और 3 ले लीजिएगा तो कभी नहीं गलती होगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम लोग छोटा छोटा वैल्यू सोच सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि x को आप 0 कर दीजिए, ठीक है, x को 0 कर दीजिए और y को 2 कर दीजिए। तो x को 0 कर दें और y को 2 कर दें तो क्या कोई दिक्कत हो सकता है? अगर x को हम 0 कर दें और y को 2 कर दें तो 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 4। यहाँ से x 0 और y तो -4 आ जाएगा ना, 2 दूना 4, 4 और गुना -2, -8 आ जाएगा ना। यहाँ पर देखिए x के जगह 0 और y के जगह तो -4 और वहाँ पे 2, यानी यहाँ आ जाएगा, अभी लगता है -8। तो कई बार इस तरह से होता है, लेकिन आप अगर 2 3 एक बार ले लीजिएगा ना, 2 3 ले लीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो वैल्यू हमें इस तरह से सोचना होगा, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री का हो, चाहे वो अलजेब्रा का कोई पार्ट हो। तो वैल्यू हमें इस तरह से सोचना है कि कहीं 2 ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है, दिक्कत तो ना हो। कई बार क्या होता है कि आपको इस तरह से डेटा देता है कि 0 0 सेट करिएगा, सेट हो जाता है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने बोला कि 1 और 2 लिया तो दिक्कत हो गया, हम क्या करते हैं x बराबर 2 ले लेते हैं, अब y बराबर 1 लेंगे तो दिक्कत होगा क्या? चलिए 3 ले लेता हूँ। अब बताइए अगर इतना आप वैल्यू लेते हैं तो 2 का क्यूब 8, 8 चौ 32, तो ये 32 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 तिया 36, और यहाँ पे तो 2 का 3 का स्क्वायर 9, 9 9 81, 81 दूना 162 माइनस में, और ये बाई क्यू 3 का क्यू 27, 27 दूना 54 प्लस में। इसको सोल्व करिए तो कितना आएगा, 6 2 8 4 12, 3 3 6 5 11 और 1 122 आ रहा है क्या? अब माइनस 162 घटाइए, माइनस में 40, सही है ना? तो माइनस में 40 आ गया। यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4, x बाई का मतलब 6, अब बाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, तो 6 4 10 यानी -8, ठीक है। अगर दोनों का आप निकाल लीजिए मसा, तो 40 और 8 का मसा कितना आएगा? 8 आएगा, तो -8 इसका आ जाएगा, सही है ना? तो -8 इसका मसा आ जाएगा। या 8 ही ले लेंगे तो 8 से तो दोनों कट रहा है। तो आपको अगर देखना है कि कौन सा ऑप्शन में 8 या -8 आ रहा है, -8 आ रहा है, तो -8 अभी देखे थे ना किस में आ रहा था? क्या माइनस माइनस गुना नहीं ना कर रहे हैं, ये दोनों का मसा निकाल रहे हैं। आप छोड़ दीजिए, माइनस को हटा दीजिए, 40 और 8 का मसा कितना होगा? 8 होगा, है ना? मसा एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है मतलब वो मसा से ये नंबर और ये नंबर दोनों कटना चाहिए, है ना? तो आप -8 अगर ले लीजिएगा इसका मसा, तो -8 से ये भी कट जाएगा और -8 से ये भी कट जाएगा। अब -8 देखना है कि कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। तो ए में अगर देखा जाए तो x के जगह आप कितना रखे थे? 2, और y के जगह 3, तो 3 दूना 6 2 8, और 2 में से 3 जाएगा -1, और -8 कहीं आएगा? नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें देखना होगा। वैल्यू रख करके कई बार क्या होता है, बहुत जल्दी बन जाता है अगर वो सेट कर दीजिएगा सही से। तय ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे होगा, है ना? हमने इसको समझा दिया है पूरा टाइम दे करके। आप इसको अलग अलग वैल्यू लेके आओ, सोचिएगा। जैसे 1 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। जैसे 2 3 में क्या होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो आप 1 और -1 रख करके देखिए। तो इस तरह से करते रहिएगा तो फिर स्पीड आ जाएगा। इसको देखिए,
ये क्या बोल रहा है? त्रिभुज एबीसी का केंद्रक शीर्ष से 10 सीएम की दूरी पर है। केंद्रक किसको बोलते हैं पता है? बीच वाले को नहीं। केंद्रक का मतलब होता है माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। जहां माध्यिकाएं एक दूसरे को कटता है उस पॉइंट को केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये अगर माध्यिका होगा और ये अगर केंद्रक होगा, ये पॉइंट अगर केंद्रक होगा, तो केंद्रक का जानते हैं काम क्या है? माध्यिका को 2 और 1 के रेशियो में बांटना, ऊपर 2 तो नीचे 1। अब ये क्या कह रहा है? ए से 10 सीएम की दूरी पर केंद्र है। तो अगर ये ए है तो ए से 10 सीएम की दूरी पर क्या है? केंद्र है। यानी ये जो दे रखा है वो 10 दे रखा है। तो अगर ये 10 दे रखा तो इसका आधा होगा कितना? 5 हो जाएगा। तो कह रहा है त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई, तो 10 और 5 15 सीएम हो गया। आगे देखिए, पढ़िए। दो अलग अलग क्या है? दो अलग अलग वृत्तों को मिलाने वाले कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अगर दोनों वृत्त अलग अलग है, दोनों वृत्त अगर अलग अलग है और मुझे स्पर्श रेखा चाहिए, मिलाने वाली स्पर्श रेखा, तो कैसे कैसे स्पर्श रेखा खींचिएगा? एक तो ऊपर से इसे खींच दीजिएगा, एक नीचे से इसे खींच दीजिएगा, और एक ऐसे भी खींचिएगा ना, और एक ऐसे भी खींचिएगा। टोटल 4 स्पर्श रेखाएं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे इसको करिए। कह रहा है 13 सीएम त्रिज्या के वृत्त, किसी 13 सीएम त्रिज्या वाले वृत्त की उस जीवा जो उसके केंद्र से 12 सीएम की दूर पर है, जीवा की लंबाई क्या होगा? जैसे मान लिया जाए कि ये सर्कल रहा होगा, ठीक है, इसका त्रिज्या कितना है? 13 सीएम, और ये मान लीजिए जीवा है, जीवा है। तो किसी 13 सीएम त्रिज्या वृत्त की उस जीवा को केंद्र से 12 सीएम की दूरी पर है। केंद्र से जीवा कई सीएम की दूरी पर है? और इसका त्रिज्या कितना है? 13 है। तो ये 13 है, 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 5, तो ये भी 5, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो पूछ रहा है जीवा की लंबाई क्या होगा? तो 5 5 10 सीएम, ठीक ना। देखिए इसको देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का लसा व मसा का गुणनफल इतना है, 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर अगर 2 है तो संख्याएं क्या होगा? हम लोग को पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लसा गुना मसा, और लसा गुना मसा ही करके तो 24 दे रखा है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 24 है। और अगर अंतर की मैं बात करूं तो दोनों का अंतर दे रखा है कितना? 2। तो कोई ऐसा 2 नंबर सोचिए कि गुना करने पे 24 आ जाए और दोनों को डिफरेंट करें तो 2 आ जाए। 6 4 24, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी वो संख्या क्या रहा होगा? 6 और 4 रहा होगा। तो 6 और 4 तो कोई है भी नहीं। ऐसे भी ऑप्शन से देखते तो दोनों का गुणनफल आना चाहिए 24। तो यहाँ 24 नहीं बन रहा है, यहाँ भी 24 नहीं बन रहा है, यहाँ भी 24 नहीं बन रहा, तो आगे निकल जाते डी, है ना। नेक्स्ट इसको पढ़िए, पढ़िए। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो अगर मैं लड़की की बात करूं तो लड़की कितना है? कुल विद्यार्थियों का 3/5। कुल विद्यार्थी मान लीजिए 5, जिसमें 3 लड़की रहा होगा तो 2 लड़का रहा होगा। अच्छा, और शेष लड़का है। लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित यानी एब्सेंट है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित यानी प्रेजेंट है? हमसे प्रेजेंट वाला बात पूछ रहा है। एक बात बताइएगा, एक जगह नीचे लिखा है 9 और 4, 9 4 का एलसीएम कितना होता है? 36।
कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम करते क्या हैं, 36 से ऊपर गुना कर लेते हैं जल्दी से। तो 36 से इसको भी गुना कर देते हैं, 36 से इसको भी गुना कर देते हैं। ये तो रेशियो है ना, रेशियो में तो गुना कर सकते हैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन में जोड़ना घटाना मुश्किल हो जाता है। अब कह रहा है 2/3 लड़कियों की संख्या का 2/9 अब्सेंट है। तो 2/9 अब्सेंट है, तो 9 में से 2 गया, 7/9 प्रजेंट होगा। हमें प्रजेंट चाहिए, तो 2/9 अब्सेंट है यानी 7/9 प्रजेंट है। कौन प्रजेंट है? लड़की। तो लड़की जो है 7/9 प्रजेंट है, तो इसका 7/9 जल्दी से करा। तो 9 चौ 36, 4 बार में 4 या 12 बरसते 84। फिर लड़का में आ जाइए, लड़का 1/4 अब्सेंट है, तो 3/4 प्रेजेंट है। तो इसका आप 3/4 जब निकालिएगा तो 4 से 9 बार में 9 दूना 18 तिया 54, 18 तिया 54, सही है ना। टोटल आप बता दीजिए कितना प्रेजेंट हो पाया। तो 4 4 8 और 8 5 13, 138। कितना में? 36 85 से ना, 3 2 5, 36 85 से। ऐसे देखिए 108 और 72। तो 180 में प्रेजेंट कितना हो पाया, इसी को फ्रैक्शन में वैल्यू पूछ रहा है। परसेंट में पूछता था तुरंत 100 से गुना कर लेते। काटिए, कितना से कटेगा? 6 से काटिए, 6 से 30 बार में कटेगा और 6 से 23 बार में कटेगा। 23 छक्कर 3 से, यानी 23/30, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? हाँ, तो इस तरह से कर लेना। आगे देखिए, करा एक थैले में 3 लाल 5 पीले व 4 हरे रंग की गेंद है, यानी टोटल कितना है? 5 3 8 4 12, टोटल 12 गेंद है। यदि 3 गेंद यादृच्छिक रैंडमली रूप से निकाली जाती है तो कोई भी गेंद पीला रंग की ना हो, उसकी क्या प्रायिकता है? तो यहाँ कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। यही अगर एक गेंद निकालता ना तो ऐसा ही हो जाता, लेकिन एक से ज़्यादा अगर सेलेक्ट करना होगा, कभी भी एक से ज़्यादा अगर चुनना होगा तो वहाँ आप कॉम्बिनेशन लगाइए, 2 3 4 5 जो भी हो, ठीक है। एक चीज़ और, कॉम्बिनेशन लगाने से पहले आपको ध्यान कुछ बातों का देना जरूरी है। कभी भी इंग्लिश में अगर पढ़ रहे हैं क्वेश्चन और एंड अगर दिख जाए, एंड दिख जाए और एगो और दिख जाएगा, तो और वाला के केस में आप क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, और एंड वाला केस में गुना कर दीजिए। हिंदी में अगर और है तो और में आपको क्या करना है? गुना। और हिंदी में ओ और का मतलब या होता है, तो इसमें आपको प्लस कर लेना है। ये 2 बात का ध्यान में रखना है, बस, और कुछ भी नहीं है। कॉम्बिनेशन का थोड़ा बहुत, जैसे मान लिया जाए कि 5C3 है, 5 में 3 को सिलेक्ट करना है और इसको आपको सोल्व करना रहेगा, तो आप कैसे सोल्व करिएगा? तो सिंपली आपको सोल्व करने के लिए करना क्या, यहाँ 3 लगा हुआ है तो 5 से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, घटते हुए में 5 4 3 गो है तो 3 तक, और फिर नीचे वापस आ जाना है, इसको भी 3 2 1, ऐसे काट दीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10। तो इस तरह से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो पता होना चाहिए। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको सोल्व करेंगे, इसको अब हम सोल्व करेंगे। तो टोटल कितना है? 12 है। अगर टोटल 12 है, टोटल अगर 12 है और जिसमें से 3 गेंद को निकालना है, ठीक, तो टोटल तो हमेशा नीचे लिखाता है, तब 12 में आपको 3 गो के सिलेक्ट करना है तो 12C3 लिखाएगा। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पीले रंग की ना हो? तब पीले रंग की ना होगा तो कौन कौन हो सकता है? पीला वाला को हटा दीजिए, बाकी सब हो सकता है। लाल हो सकता है और हरा हो सकता है। तो लाल है कितना? तो 3 में से कोई 3 होगा, तो 3 में से 3 अगर सेलेक्ट करना होगा तो कैसे लिखिएगा? 3C3। यहाँ और एंड होगा कि और होगा? हिंदी में और होगा कि या होगा? या होगा। तो या होगा तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस का निशान लगाएंगे। 4 हरा रंग है तो 4 में से हमको सिलेक्ट कितना करना है? 3, तो ये हो जाएगा 4C3। तो 3C3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हाँ, ये तो कट जाएगा ना, 3 2 1, फिर 3 2 1 कट के 1 आ जाएगा, तो ये तो 1 आ जाएगा। इसका अगर वैल्यू आपसे पूछे तो हो सके इसको करने में टाइम लग रहा है, जिसे 4 3 2 अब बटे 3 2 1 करिएगा। अगर मान लीजिए कि लंबा संख्या कोई आ गया तो इसमें इसका डिफरेंट भी आप ले सकते हैं। 4 में से 3 गया 1, तो इसको आप 4C1 भी पढ़ सकते हैं। आप 4C1 का मतलब 4, तो डायरेक्ट 4 आप कर सकते थे, बटा 12C3 का मतलब
12 गुना 11 गुना 10 बटा 3 गुना 2 गुना 1 कितना आ जाएगा? लिख देता हूं 12 गुना 11 गुना 10 बटा 3 2 1, बस हो गया। 11 दूना 22, तो नीचे आ जाएगा 220, तो ऊपर 5 और नीचे 220, यानी 44 बचे 220, 1/44। तो आपको डी मारना है, कोई बात नहीं है, डी होगा ना, समझ में आ गया। तो अगर एक से ज़्यादा कभी भी सिलेक्ट करना होगा तो वहाँ पे आप कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और अगर एक ही पत्ता वगैरह सिलेक्ट करना होगा तो कॉम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए इसको, इसको करके देखिए। 4 घंटे 4 6 8 और 14 सेकेंड के अंतराल पे जब भी ये सवाल रहेगा तो एलसीएम लेके आगे पहुंच जाइएगा, ठीक ना। तो 4 6 8 और 14 सेकेंड के अंतराल में बजती है, चारों एक साथ 12 बजे बजना चालू हुआ था, तो किस समय दोबारा एक साथ बजेंगे? तो सबसे पहले आप 4 6 8 और 14 का एलसीएम बोल दीजिए। 4 6 8, पहले इतनी का एलसीएम ले, 14 बाद में लीजिएगा, ये तो आसान है, जाना पहचाना नंबर है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। अब 24 और 14 का एलसीएम ले ला, तो 2 से तो कट रहा है ना, 2 से 12 बार में, 2 से 7 बार में, तो 2 आपने साइड कर दिया। अब बरसते 84, यानी एलसीएम कितना बन जाएगा? 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 168 सेकेंड में कई मिनट होता है? 60 दूना 120, 60 दिया 180, 60 दूना 120 यानी 2 मिनट और 48 सेकेंड, तो 2 मिनट 48 सेकेंड, यानी 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जब भी ऐसा रहेगा कि दो बारह एक साथ कब मिलेंगे तो आपको एलसीएम ले लेना है, ठीक ना। आगे इसको करिए। इसको देखिए करके, एक बस दो शहरों के बीच की दूरी 48 मिनट में तय करती है। कितना मिनट में? 48 मिनट में, 48 मिनट्स। यदि उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, चाल को आपने बढ़ा दिया, तो उसे उसी दूरी को तय करने में अब 45 मिनट लगता है। एक चीज़ तय करिएगा कि कभी भी दूरी सेम रहे, दूरी सेम रहे या समय सेम रहे या चाल सेम रहे, तो कुछ ना कुछ जरूर रिलेशन बनेगा। अगर यहाँ पे दूरी समान है तो दूरी को हटा दीजिए, बच गया कौन? चाल और समय। तो दूरी समान है तो चाल और समय एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जैसे समय कितना दे रखा है, समय पूरा दे रखा है 48 मिनट और कितना 45 मिनट, यानी पहले 48 मिनट लगता था, लेकिन अब चाल को बढ़ा दिया है ना, तो अब 45 मिनट में उस दूरी को तय कर रहा है। दूरी सेम रहेगा तो जो समय का रेशियो होगा चाल का उसका उल्टा हो जाएगा। तो 45 इधर, तो काट दीजिए, डायरेक्ट काट के लिखिए, 3 से काटिए 15 बार में और 3 से काटिए 16 बार में, तो ये चाल का रेशियो हो गया, ठीक ना। अगर ये चाल का रेशियो इतना हो गया तो कहता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है। देखिए रेशियो का कोई अपना यूनिट नहीं होता है, अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में तो ये अपने आप किलोमीटर प्रति घंटा में समझ लेंगे, तो जो इसका यूनिट है हम उसी का यूनिट इसको दे देंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया है, यहाँ चाल देखिए कितना बढ़ गया है, 1। निकालना क्या है? निकालना है कि बस की वर्तमान चाल कितनी है, वर्तमान का मतलब अभी, तो 16 से गुना, यानी 16 पच्चे 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक। आगे देखिए, इसको करिए। किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। नाव धारा के विपरीत दिशा में जाना चाहता है 9 किलोमीटर, उसको कितना टाइम लगेगा? धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो घट जाएगा तो 4 में से 1 घटा दीजिएगा 3, तो 9 किलोमीटर की दूरी 3 की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटा का टाइम लगेगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट हो गया। आगे पढ़िए, इसको करिए।
विजय ने 5,000 रुपया का कर्ज 2 वर्षों के लिए लिया, उसे कुल 5408 रुपये लौटाने पड़े। अच्छा, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? आप ये दोनों पैसा का पहले रेशियो लिखिए, तब पता चलेगा। तो 5,000 लिया था, लौटाना कितना पड़ रहा है? 5408। पहले इसको काटिए, पहले कितना से कटेगा? 2 से नहीं, 4 से भी तो कट जाएगा ना। 4 से अगर काटिएगा तो 12 चौके 48, 1250। इसको 4 से काटिएगा, 4 से एक बार में, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 दूना 8। 2 से काटिएगा 625, 2 से काटिएगा 676। यही है ना? हाँ, अब नहीं कटेगा। कभी भी टाइम 2 साल रहे तो 1 साल में वापस आने के लिए स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। अगर यही टाइम 3 साल रहता तो वापस आने के लिए इसका क्यूब रूट ले लेते। तो मुझे 1 साल में चाहिए, तो 1 साल में चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट निकालिए और उसका 26। अब देखिए तो कितना बढ़ रहा है, तब 25 पर 1 बढ़ रहा है तो 100 पर कितना बढ़ेगा? 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? 4%। तो इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। आगे आगे देखिए, ₹9 प्रति मीटर की दर से किसी वर्गाकार प्लॉट के चारों ओर बेड़ा लगाने का व्यय है, खर्च है 432 रुपया। 432 रुपया। अब समझिएगा, कभी भी 2 को कॉस्ट दे दे, 2 कॉस्ट कभी भी आपको दिख जाए तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा कि बड़ा कॉस्ट को छोटा कॉस्ट से डिवाइड करिएगा तो या तो वो परिमिति निकलेगा या तो क्षेत्रफल निकलेगा या कुछ और निकल सकता है। यहाँ यूनिट देखिए, ₹9 प्रति मीटर यानी परिमिति निकलेगा। ये रहता ₹9 प्रति वर्ग मीटर, तो वहाँ से क्षेत्रफल निकलता। तो ₹9 प्रति मीटर है तो आप ₹9 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का जो खर्च है टोटल 432 रुपया आ रहा है, तो वो कितना लगाया होगा ये पता करिए, यानी परिधि पता करिए। तो परिधि पता करने के लिए भाग दे दीजिए। तो यहाँ से जो है वर्ग का परिधि यानी 4 गुना साइड होता है, और ये कितना के बराबर आ जाएगा? 9 से भाग दीजिए ना, 9 चौ 36 और 9 8 72, यानी साइड कितना निकल गया? 12। तो साइड 12 निकल गया। अब उसी प्लॉट पर टाइल लगवाना है, उसकी कीमत क्या होगा? यदि टाइल लगवाने का रेट जो है ₹20 प्रति, यहाँ देखिए वर्ग मीटर है, यानी वो क्षेत्रफल का डिमांड कर रहा है। तो भुजा अगर 12 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 144 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल 144 स्क्वायर मीटर है और 1 स्क्वायर मीटर में टाइल लगाने का खर्च ₹20 है, तो 144 स्क्वायर मीटर में टोटल खर्च कितना आएगा? तो 144 गुना 20 कर दीजिएगा, तो 288 यानी 2880 रुपया, यानी डी ऑप्शन मार के निकल जाइएगा, ठीक है। आगे करिए। ये है आपको नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, समझिए। कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष यानी वर्टेक्स क्रमशः इतना है, तो चौथा वर्टेक्स आपसे पूछ रहा है। अगर इसका बनाने का सही तरीका नहीं खोजा जाए तो बहुत मुश्किल हो सकता है बनावे में। तो आप थोड़ा सा समझिए कि समांतर चतुर्भुज अगर ये है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है और इसका वर्टेक्स सबका दिया हुआ है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ए का वर्टेक्स कितना है? 3 5, और बी का वर्टेक्स -5 और -4, और सी का है 7 10, ठीक ना। और चौथा आपसे पूछ रहा है, चौथा को फिलहाल आप XY मान लीजिए। समांतर चतुर्भुज में एक खास गुण होता क्या है कि इसके विकर्ण जो होता है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी ये बीचों बीच में जाएगा। और किसी भी लाइन के बीचों बीच का अगर नियामक निकालना होता है, अगर उसका कोऑर्डिनेट निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? पहला वाले को जोड़कर दूसरे भाग दे देते हैं, तो बीच वाला का निकल जाता है। तो बीच वाला का निकालना है तो 7 3 10, 10/2 करिएगा तो 5 आ जाएगा, और 10 5 15, 15/2 हो जाएगा। ये 15/2 हो जाएगा। आपने इसका तो वर्टेक्स निकाल लिया। अब एक ही पॉइंट का अलग अलग तरीके से वर्टेक्स निकालेंगे तो सेम ही आएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे अगर देखिएगा थोड़ा सा आप, तो ये D था,
तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, और वो क्या है, बी है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, -5 -4, और ये बीच का, बीचों बीच में है ना, तो जो बीचों बीच में उसका वर्टेक्स कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 5 कौमा 15/2 आ गया। तो बीच में अगर निकालना हो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, पहला वाले को जोड़कर आधा, तो वहाँ माइनस होने की वजह से माइनस होगा, तो 5 दूना 10, 10 और 5 15, यानी एक्स कितना निकल जाएगा, 15 निकल जाएगा। अब बाई निकालिए, सेकेंड निकालने का भी वही लॉजिक लगेगा, सेकेंड वाले को जोड़कर और 2 से क्या दे देंगे, भाग, तब 15 और 4 कितना आ जाएगा, 19, यानी बाई का कोऑर्डिनेट 19, यानी इसका वर्टेक्स आ जाएगा 15,19, 15,19 कोई भी नहीं है तो आपको डी मारना है। बात आया समझ में, बोलिए कहीं पर कोई दिक्कत। कभी भी मिड पॉइंट का निकालना रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट अगर दे दे और मिड पॉइंट का निकालना रहेगा तो फर्स्ट को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, फिर सेकेंड वाले को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, तो इस तरह से निकल जाएगा। आगे देखिए, बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, आप ये समझिए कि अगर ये मान लीजिए एसी एक लाइन है, अगर एसी लाइन है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना देल है, 3 5, और इसका कोऑर्डिनेट कितना देल है, 7 10 देल है। हाँ, कहीं से भी निकालिएगा तो बीच में वही आएगा। एक्स का मान 15 निकाल लीजिए और बाई का मान कितना, 19 निकाल लीजिए, तब हाँ हाँ ये निकालना रहेगा तो इससे भी वही आएगा। तब नहीं नहीं, 15 में 5 घटाइए, 10/2 करिए, 5 बटा 2 करना ना, x + y/2, फिर सेकेंड में आइए, 19 में से 4 घटाइए, 15, 15/2 करिए, 15/2, कहीं से भी निकालेंगे वही आएगा। आप बटा 2 नहीं कर रहे थे इसलिए कन्फ्यूजन हुआ। हाँ चलिए, इसको पढ़िए। करा प्रथम संख्या के 5 गुना और दूसरी संख्या के 4 गुना, दो संख्या मान लेते हैं, रहा होगा ये भी है ना, तो प्रथम संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 4 गुना, उसको जोड़ते हैं तो कितना आता है रिजल्ट, 73 आता है। बाद में क्या बोल रहा है, पढ़िए। प्रथम संख्या का 4 गुना यानी 4a और दूसरी संख्या का यानी 5b, और उसका सम करते हैं तो कितना आता है, 71 आता है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, तो इसको आप कभी भी इस तरह से रहे, यहाँ 50 वहाँ 100, यहाँ 100 वहाँ 50, तो आपको सोल्व पूरा नहीं करना है, ये देता ही इसलिए ताकि जल्दी बन जाए। तो आपको एक बार क्या कर लेना है, जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो जब आप जोड़िएगा तो 9a + 9b, और उधर जोड़िए तो 3 और 1 4 और 7 7, हाँ तो 9 से काट दीजिएगा 16 बार में, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा a + b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर एक बार घटाइए, तो घटाइएगा तो आ जाएगा a - b, और ये कितना आ जाएगा, 73 में 71 घटाइएगा 2। अब बड़े आसानी से आप ये सोल्व कर सकते हैं। तो दो चीज़ का जोड़ घटाव कभी भी देल रहे, पहला निकालना हो जोड़ के आधा, 16 2 18 के आधा 9, यानी a का वैल्यू 9 आ जाएगा। दूसरा निकालना रहे घटा के आधा, 16 में से 2 गया 14 के आधा 7। या आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, जोड़ दीजिएगा तो कट जाएगा, 2 = 18 यानी a = 9, तो a का वैल्यू यानी दोनों संख्या कितना आ जाएगा, तब बड़ी संख्या पूछ रहा था, तब बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 9। आगे करिए। इसको बनाइए। किसी विद्यार्थी को निम्नलिखित 12 संख्याओं का समांतर माध्य निकालने के लिए कहा गया और वो निकाल के कितना लाया, 12, तो उसमें x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो माध्य का मतलब क्या होता है, सभी को जोड़कर गिन के भाग दे देना है, तो सबको जोड़ दीजिए फटाफट, कितना आएगा, 11 3 14 7 21, 21 9 30, 30 45 45 13 58, 58 8 66, 66 और 9 19, 66 और 19 कितना हो जाएगा, 85, 85 या 17 102, 102 और 21 123 और 14, सही में
गलतियों का तो आप लोग देख लीजिएगा। तो 137 आप प्लस में x, नंबर गिन लीजिए कै वो है, 12 नंबर है, तो 12 से भाग दे दीजिए और इसका माध्य कितना बता रहा है 12, तो बराबर है 44 से। 144 में से 37 घटा दीजिए 7। चलिए आगे बढ़िए, इसको देखिए। दो अंकों की एक संख्या के अंकों को जोड़ते हैं तो 10 आता है। यदि अंकों के स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या शुरू वाला संख्या से 18 कम जाता है। तो मुझे बताना है कि प्रारंभिक संख्या क्या रहा होगा। आप ऑप्शन से भी चल सकते हैं। अंकों का जोड़ 10 है, तो यहाँ 8 2 10, 6 4 10, 7 3 10, सभी में हो रहा है। अच्छा, 82 है, 64 है और 73 है। अब क्या करते हैं, यदि अंकों के स्थान को बदल दिया जाए, बदलिएगा तो ये 28 हो जाएगा, इसको बदलिएगा तो ये 46 हो जाएगा, इसको बदलिएगा तो 37 हो जाएगा। तो नई संख्या प्रारंभिक से 18 कम जाता है, यानी नई संख्या कम होना चाहिए। तो नई संख्या तो सभी में कम है, अब 18 किस में कम आएगा, डिफरेंस करके देखना पड़ेगा। इसमें डिफरेंस करिएगा तो 12 में से 4 जाएगा, तो 12 में से 8 जाएगा तो लास्ट में 4 आएगा, 18 तो आएगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। 14 में से छो गया 8, ये तो लगता हो रहा है, 5 में से 4 गया 18, यही सही है 64। तो आप इस तरह से संख्या पूछेगा तो निकाल दीजिएगा। आगे देखिए, इसको पढ़िए। इसको पढ़ के देखिए। धातु के 3 ठोस गोलों जिसकी व्यास 6 8 10 है को पिघलाकर एक नया ठोस गोला बनाया जाएगा तो आयतन बराबर होगा। तो आयतन में कल हमने बताया था, गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, लेकिन 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो सिर्फ आर क्यू को कंसिडर करिए। तब व्यास तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, आई हो जाएगा 4 का क्यूब, और वो हो जाएगा 5 का क्यूब, और नए का गोला हो जाएगा x का क्यूब। करके देखिए, 125 और 64 और 27 को जोड़िएगा तो 5 4 9 7 16, 216 आना चाहिए, तो 6 आ जाएगा, तो उसका साइड 6 cm रहा होगा। हाँ हाँ सही बोले, व्यास पूछ रहा है तो 12, ये आंसर नहीं देना है तो गलत हो जाता ना अभी, और 6 दे भी दिया है, हाँ तो वो पूरा गलती करके बैठ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के पढ़ना है कि व्यास पूछा जा रहा है, तब व्यास हो जाएगा 6 नहीं 6 दूना 12, यानी बी नहीं मारना है, डी मार के जाना है। आगे देखिए, इसको पढ़िए। इसको अगर देखिएगा, एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन 748 क्यूब cm है, पाइप की लंबाई इतना है और इसकी बाहरी अर्ध व्यास इतना है, तब मोटाई कितना होगा। बाहरी अर्ध व्यास, तो इसकी मोटाई क्या होगा, यानी ये खोखला बेलन की बात कर रहा है, और उसका आयतन क्या होता है पता करिए। बेलन का आयतन, बाहर वाले बेलन का आयतन में भीतर वाले बेलन का आयतन घटा दीजिएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, होता है ना पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ये कितना दे रखा है, 748 दे रखा है। पाइप की लंबाई 14 है, तो पाई की जगह 22/7 और लंबाई की जगह 14 रखिए। बाहरी अर्ध व्यास 9 है, अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या होता है, तो ये अर्ध व्यास बोल रहा है, त्रिज्या नहीं बोल रहा है, ये मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज आता है। अर्ध व्यास का मतलब आधा व्यास यानी त्रिज्या, तो कैपिटल आर कितना दे रखा है 9, तो आपको कैपिटल आर की जगह 9 रखना है। तो इसको तो वही अच्छा रहता, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और माइनस आर स्क्वायर। अब इसको काट छाट करिएगा तो आर का वैल्यू निकल जाएगा। मोटाई लेकिन पूछ रहा है तो आर माइनस आर करना पड़ेगा, आर निकाल करके सोल्व इसको करिए। 7 दूना 14 कट जाएगा, 2 से पहले काट लीजिए, छोटा हो जाएगा। 37 दूना 74, 4 दूना 8, 22 से ये कटना चाहिए मेरे ख्याल से, 22 से काटिए, 22 से एक बार में, और 8 7 भाई 7 54 से, सही है ना, 17 बार में। 81 में 17 घटाइए 64, और 64 का स्क्वायर रूट, यानी आर कितना निकल गया 8, अब बड़का आर कितना है, तब मोटाई कितना रहा होगा 1 सेंटीमीटर, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल
सही है। आगे देखिए, इसको पढ़िए। करा ए ने एक बैंक से कुछ पूंजी ऋण के रूप में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया। ए गया बैंक, बोला एक काम करिए हमको कुछ पैसा दे दीजिए। तब बैंक वाला ने क्या क्या कहा, तुमसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे 8%। आई ठहरा थोड़ा चालाक, तो ए ने उसी पैसा को क्या किया, बी को जाके दे दिया। आप बी को दे दिया, जानते हैं कै परसेंट पर? ये फायदा तो उठा लिया। कै परसेंट का फायदा? 4% का फायदा उठा लिया। यदि 5 साल के बाद इस लेन देन से उसको 800 रुपये का फायदा हुआ, 800 रुपये का फायदा हुआ, और यहाँ 1 साल में 4%, तो 5 साल में कै परसेंट का फायदा? तब फायदा का कंपेयर फायदा से कर लीजिए। वास्तविक पूंजी तो हम 100 मानकर चलते हैं, तो 20 25 100 यानी 8 25 40, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलिए, इसको करिए। हाँ, नहीं करके जाएंगे, वो थोड़ा सा इसलिए देख रहे थे टाइम की। इसको आज ख़त्म कर देंगे। अगला सेट क्या होगा ना कि दो लेक्चर में एक सेट कंप्लीट करा देंगे, थोड़ा सा और वीडियो लंबा भी हो जाएगा। ये क्या बोला जा रहा है, देखिए, x + 2y = 3 और 3x - 2y = 1 के ग्राफ y अक्ष की दो बिंदुओं पर मिलते हैं तो उनके बीच की दूरी बताइए। y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो अगर आप x 0 करिएगा तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल जाएगा? x 0 अगर पहला वाला में करिएगा तो y आ जाएगा 3/2, और दूसरा में अगर x 0 करिएगा तो x 0 करिएगा तो y कितना आ जाएगा? -1/2 ना, -1/2 x 0 तो y आ जाएगा माइनस। अब यही बोल रहा है कि दोनों के बीच की दूरी बताइए क्या होगा। दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए जानते हैं, पहले रूट लगाते हैं। इसको तो चर्चा ही नहीं करना क्योंकि ये 0 है। तो भुज के अंतर का स्क्वायर जोड़ कोटि के अंतर का स्क्वायर, यानी अब शीशा का स्क्वायर फिर ऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करिएगा तो 9/4, और उसका स्क्वायर करिएगा तो 1/4। तो 9 1 10/4 करिएगा यानी 10/4 है का ऑप्शन? जल्दी ऑप्शन ही नहीं मिलता है इसमें। हाँ, जो भी सेट बनाए हैं उनको हम थैंक यू इसलिए बोलेंगे, इससे कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता है ना। देखिए, इसको देखिएगा, कराए वृत्त की 5 cm त्रिज्या का है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा की लंबा दूरी 3 है, त्रिज्या 5 है, लंबा दूरी 3 है, तो डायरेक्ट मन मन कर लीजिए 4 रहा होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा जीवा की लंबाई, तो डायरेक्ट होगी 8 cm। तो आगे बढ़ जाएं, मतलब समझ गए हो कि नहीं समझे? देखिए, ये मान लीजिए जीवा है, तो केंद्र से जीवा की दूरी कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 निकल जाएगा कि नहीं, तो ये भी 4 होगा, तो 4 4 8 हो गया। तो बहुत बार क्या होता है, बहुत इजी आ जाता है, कुछ क्वेश्चन जो होता है थोड़ा मुश्किल होता है। इसको करिए, समीकरण इतना में x = 9 के ग्राफ किस बिंदु पर मिलेंगे? अगर x = 9 है तो x = 9 तो एक ही ऑप्शन में इसमें मिल रहा था, लेकिन इतना जल्दी नहीं मार के निकल जाइएगा। नहीं, x = 9 है ना, तो शुरू में x का वैल्यू बताता है, बाद में y का वैल्यू बताता है। टाइम कम है तो ऐसे जा सकते हैं, लेकिन इस आंसर को देख लेंगे चेक करके आता है कि नहीं। तो x के जगह 9 रखिएगा तो 25 नमा 2 25, अब y के जगह 0 रखिएगा, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। ये जानते हैं, ये कोऑर्डिनेट जो देख रहे हैं ये x और y का ही वैल्यू है, तो x के जगह 9 रखिए और y के जगह 0 रखिए, सेटिस्फाइड कर रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बहुत बार क्या होता है, बहुत जल्दी बन जाता है। चलिए आगे देखिए, इसको करिए। इसको कैसे करिएगा? यदि इतना बराबर ये हो तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू, पहले थीटा तो निकल जाए। 3/√12 को पहले सोल्व करना पड़ेगा। 3/√12 को आप कैसे सोल्व करेंगे? वाइट इस पर ले लेते हैं, है ना। 3/√12 है तो √12 से गुना कर लीजिए और √12 से भाग कर लीजिए। अब 12 को लिख लीजिए 4 × 12, 4 का 2 हो जाएगा,
बटे 12, रूट 12 गुना 12, 6 दूना 12, तो ये आ गया रूट 3 बटे 2, यानी इसका पूरा वैल्यू जो आ गया, पूरा आ गया। इसके बदले हम इसको हटा के कितना लिख सकते हैं, रूट 3 बटे 2। अब साइन को भी तो मुझे हटाना है, तो साइन में देखिए किसका वैल्यू रूट 3 बटे 2 होता है, साइन 60 का। तो साइन से साइन इन्वर्स फंक्शन से खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर कै डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। तो कॉस 30 का वैल्यू बोलिए, कॉस 30 का वैल्यू रूट 3/2 ना, और उसका स्क्वायर करिएगा तो 3/4। तो बहुत कन्फ्यूजन होता है ना। हाँ, तो रूट 3/2 का स्क्वायर करिएगा तो 3/4 आ जाएगा, ये भी डी होगा। 1/2 आप मार रहे थे ना, तो तुरंत सी मारते, क्योंकि ये दिख रहा था सामने, जल्दी शॉर्टकट निकल जाते हैं। हाँ, वो भी दे रहा है, लेकिन वहाँ स्क्वायर करके पूछ रहा है, इसलिए एकदम होश हवास में पढ़ने के लिए कहता है ना। इसको देखिए, अब ये क्या बोला जा रहा है, कह रहा है किसी बिंदु के निर्देशांक कितना है, दूसरे बिंदु की कोटि, कोटि समझते हैं, कोटि भुज, एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। अब सीसा और ऑर्डिनेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो एक बिंदु जो है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 0,1, और दूसरे बिंदु की कोटि, कोटि मतलब बाई, यानी एक्स गायब है, बाई है -3, और उसके बीच की दूरी 5 है। तो बीच की दूरी 5 है, तो दूरी फार्मूला लगाइए। तो भुज के अंतर का स्क्वायर अजोड़ कोटि के अंतर का स्क्वायर बराबर कर लीजिएगा 5 का स्क्वायर, रूट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 1 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 जाएगा 9, यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा +-3, सी ऑप्शन। आगे देखिए, कहता है समतल मैदान से 45 मीटर ऊंची उड़ रही एक पतंग 60 डिग्री क्षैतिज पर झुकी हुई रस्सी यानी मांझे से बंधी है। मांझे यानी रस्सी की लंबाई पूछ रहा है। देखिए ये जमीन है और जमीन पर क्या कर रहा है, 60, हाँ 45 मीटर ऊंची उड़ रही है। कौन है, पतंग है। तो जमीन से जो ऊंचाई है वो 45 मीटर, और हॉरिजेंटल लाइन के साथ वो बना रहा है कितना डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप देखिए ये 60 है, 30 है। मैंने एक रेशियो पढ़ाया था, रेशियो क्या पढ़ाया था, भूल गए हैं क्या। 30 के सामने होगा x, तो 60 के सामने √3x और 90 सामने 2x, बस हो गया। तो √3x का वैल्यू दे रखा है 45, यानी x का वैल्यू 45/√3, √3 से गुना भागा करिएगा तो 15√3 आ जाएगा। तो 2x का वैल्यू आ जाएगा 15 दूना 30√3 सी हो जाएगा। साइन कॉस लगाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, इसको पढ़िए। आप समझिएगा इसको। दो स्टेशन, ठीक है, ए तथा बी एक सीधी रेखा में एक दूसरे से 110 मीटर की दूरी पर है। दो स्टेशन एक सीधी रेखा में है ना, ए और बी। तो दोनों के बीच की दूरी अगर देखा जा रहा है फिलहाल तो 110 मीटर है, किलोमीटर है। अब कहता है स्टेशन ए से एक ट्रेन 7 बजे चला, स्टेशन ए से 7 बजे चला, इसका टाइमिंग क्या है 7 बजे। ए से एक ट्रेन स्टेशन बी की ओर 20 के स्पीड से चला, तो ये 20 के स्पीड से चला होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। बाद में क्या हुआ, स्टेशन बी से एक अन्य ट्रेन 8 बजे चला, यही गड़बड़ है, इसी को सुधारना है। कभी भी 2 टाइम दे देना तो उसको एक टाइम में बदलिए, क्योंकि 8 बजे स्टार्ट किया है। इसको कहिए दोनों 7 बजे स्टार्ट करो तो दोनों 8 बजे स्टार्ट करो, स्टार्टिंग टाइम को सेम बनाइए, तब ये बात बनेगा। तो आप क्या करिए कि इसको और चला दीजिए 20 किलोमीटर। तो अगर आप 20 किलोमीटर और अगर इसको चला दीजिएगा तब 20 किलोमीटर चल जाएगा, तो यहाँ आके 8 बज जाएगा। तो ये भी अब यहाँ चलना चालू किया होगा, वो भी वहाँ चलना चालू किया, तो 20 तो अब खत्म हो गया ना। तो अब हम दोनों को जो दूरी तय करना है यही वाला ना करना है, मात्र 90 किलोमीटर करना है। एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा। तो 20 और 25 45,
तो 90 किलोमीटर 45 के स्पीड से जाएंगे, 2 घंटा लगेगा। तो 8 बजे के बाद 2 घंटा यानी 10 बजे। डी ऑप्शन यहाँ भी हो जाएगा। आसान था ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली क्या करिएगा, चलने का टाइम सेट कर लीजिए और मिलन का समय बराबर होता है फासला बटे सापेक्षिक चाल, यानी जो गैप है बटे रिलेटिव स्पीड। अगर एक दूसरे की तरफ चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा, और अगर अपोजिट में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, अपोजिट में, ये अपोजिट में जा रहा था ना तो जुट गया, सेम में जाएगा तो घटेगा, ये अपोजिट में था। चलिए इसको देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर देखा जाए तो क्या बोल रहा है, चलिए यही रहने देते हैं। एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है, अच्छा, और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी पर पहुंच जाता है। पहले धारा के विरुद्ध चलता है, फिर देखता है धारा ज़्यादा हो रहा है तो फिर वापस धारे में लौट जाता है, और फिर 5 मिनट चलता है। यदि ए भी 100 मीटर हो तो बताइए धारा की गति क्या है। आइए इसको पहले समझते हैं। तो मान लीजिए कोई आदमी ए से चलना चालू किया होगा, इधर जा रहा है, और धारा जो है ऐसे बह रहा होगा, तो धारा का डायरेक्शन इधर होगा और आदमी उधर जाएगा तो ना धारा के विरुद्ध चलेगा। हाँ, तो इस कितना देरी तक चला, तो ये 5 मिनट तक चला। फिर क्या हुआ, उसके बाद धारा के साथ वो चलने लगा, तो यहाँ से फिर धारा के साथ चलने लगा। जब धारा के साथ चलने लगेगा तो क्या होगा पता है, तो फिर इधर ना आवे लगेगा, तो यही थोड़ी पहुंच पाएगा, धारा के साथ चलेगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए ये बिंदु ए है, अभी बिंदु बी यहाँ रहा होगा, तो ये 100 क्या है, मीटर है। तो धारा की गति आपसे पूछ रहा है, लग नहीं रहा कि इसको कैसे बनावे, अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करिए, कुछ ना कुछ जरूर सेम होगा। यहाँ टाइम सेम है, धारा के विरुद्ध भी 5 चला है और धारा के साथ भी 5 चला है, ठीक। तो आप करिए क्या, अच्छा, धारा के विरुद्ध मान लीजिए डी किलोमीटर चला होगा, तो धारा के साथ डी प्लस 100 चला है, यानी दोनों में जो दूरी तय किया है उसमें 100 का गैप है। डिस्टेंस में कितने का गैप है भाई, यहाँ इतना तो दूरी तक चलवे ना किया था, वापस आता था यहाँ आता, लेकिन ये पहुँच गया है यहाँ क्योंकि धारा इसको सपोर्ट कर रहा था। तो धारा के साथ चलने में क्या हो रहा है कि 100 मीटर का ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो पहले एक काम करिए, आप धारा के साथ चलिए, तो धारा के साथ अगर चलिएगा तो धारा के साथ चाल क्या हो जाता है, जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। एक्स समझिएगा बोट का चाल है और वाई धारा का चाल है, ठीक है। कई मिनट तक चला धारा के विरुद्ध, 5 मिनट तक चला। अब एक काम करिए, धारा के विरुद्ध चलिए, तो उस समय चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ये कितना देर तक चला, 5 मिनट तक चला। ये आपने निकाल लिया क्या, नहीं नहीं, चाल गुना समय दूरी निकाल लिया, और दूरी का अंतर कितना दे रखा है, क्योंकि ज़्यादा दूरी जो है ई वाला में तय करेगा ना, धारा के साथ वाला में ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो एक दूरी में दूसरा दूरी को घटा दीजिए बराबर 100। अब एक्स वाई है, सोच रहे होंगे कैसे बनेगा, वो एगो जरूर कटेगा, अदरवाइज ये पूछ भी नहीं करेगा आपसे। तो आप अगर यहाँ देखिएगा 5 यहाँ कॉमन ले लीजिए, मिनट को घंटा में बनाने के लिए 60 से भागा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, और मीटर को किलोमीटर में बनाने के लिए 1000 से भागा। तो इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो यह आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, और ये 1/10 आ जाएगा। 5 से 12 बार में कट जाएगा ना, तब 12 उधर चला जाएगा, तो इसे ही देखिए क्या हो जाएगा, हाँ, तो 2 बाई बराबर 12, इधर नीचे है तो उधर ऊपर चल जाएगा, तो 12/10, 2 से 6 बार में, यानी धारा का जो चाल हो जाएगा 0.6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको डी मारना है। ये जरूर कटेगा, नहीं कटता तो आपसे पूछवे नहीं करता, ठीक है। तो ये वाला सवाल था, खैर बहुत अच्छा। अब आगे देखिए, 2 क्वेश्चन और कर ही देते हैं, टाइम भी हो रहा है ना। चलिए ठीक है, इसको पढ़िए। ये भी लगता है क्या है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। इसको कैसे करिएगा, करा एक कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं 15 छात्रों में से 7 छात्र गोवा के लिए, 5 छात्र दिल्ली के लिए, 3 छात्र बेंगलोर के लिए है। 2 छात्रों को चुनना है, 2 छात्रों को चुनना है, यानी पूरा कितना छात्र है, तब 15 में सेलेक्ट करना है 2, तब 15 C2 नीचे लिखा जाएगा। दोनों छात्रों के गोवा के होने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो आसान वाला बात पूछ दिया, सिर्फ गोवा वाला पूछ रहे हैं। तब गोवा जाने वाले कितने छात्र हैं, 7,
जिसमें 7 में से 2 ही को सिलेक्ट करना है, तो 7C2 यहाँ आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर दीजिए। 7C2 का वैल्यू कैसे निकालिएगा? 7 गुने 6 करिएगा ना, अब बटा 2 गुना 1, और नीचे कैसे करिएगा? हाँ, अब बटा, तो ये तो कटिए ना जाएगा, तो ये आ गया 7 गुना 6, अब बटा 15 गुना 14, काटिए, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 3 पचे 15, सही है ना, 1/5। ये भी आसानी से मारिए डी। अब इसको देखिए, इसको पढ़िए। tan थीटा बराबर P बटा Q। कभी भी ऐसा सवाल रहे साइन कॉस, तो आपको पता है ना बटा में कर्ण होगा नहीं हाइपोटेनस, वो तो कट ही जाना है, तो कुछ करिए मत, tan थीटा को लिख लीजिए साइन बटे कॉस, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर P बटा Q है। तो साइन जहाँ है वहाँ P रखिए, कॉस जहाँ वहाँ Q रखिए। तो साइन की जगह P रखिएगा तो हो जाएगा क्या चीज़, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बटे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। हाँ, ये नंबर ठीक है। तो आज खत्म हो गया है ना। अगला बार से क्या करेंगे ना कि एक सेट का सॉल्यूशन 2 लेक्चर में कर देंगे कंप्लीट।